न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम महाराष्ट्र के पार्लिमानी हलके औरंगाबाद में खड़े हैं। ये औरंगाबाद का वो तारीख़ी मकाम है जिसे शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रिवायती तौर पर शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला होता आया है, लेकिन अब एक नई पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी और एमआईएम के इश्तिराक से इस सियासी मुकाबले में एक नए उम्मीदवार की आमद हुई है। यहाँ पे सहरुखी मुकाबला होने का इम्कान है। इस ताल्लुक़ से वोटर क्या सोचता है, उनके क्या अज़ाइम है, वो क्या चाहते हैं, इस मामले में हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ साथी है। भाई ये बताइए, तारीख़ी मकाम है, यहाँ पे तारीख़ी आसार है, लेकिन यहाँ के वोटर की क्या सोच है, वोटर क्या चाह रहा है, आज शहर की क्या हालात है, किन उससे गुजर रहा है ये शहर, उस पर रोशनी डालिए। यहाँ के हालात, वोटर ये चाह रहा है कि अभी वोटर जो बदलाव चाह रहा है। यहाँ की सीट जो तो 1989 से औरंगाबाद पार्लिमानी हलके पे शिवसेना का कब्जा रहा है। 1989 में मुरेश्वर सावे 91 और फिर 91 में दोबारा 96 तक ये तो मुरेश्वर सावे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। सिर्फ 18 महीने का अरसा अगर रामकृष्ण बाबा पाटिल कांग्रेस का अगर निकाल दिया जाए तो 1989 से लेके आज तक लगातार यहाँ की पार्लिमानी सीट शिवसेना के कब्जे में रही। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट जनाब चंद्रकांत खैरे ने यहाँ पर किसी भी तरह का डेवलपमेंट काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ उन्होंने जो काम किया है, एक ही काम किया कि हिंदुओं और मुसलमानों में मजहबी मुनाफरत फैलाने का काम किया। जैसा कि ये जनाब ने कहा है कि यहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत फैलाने का काम किया है, क्या वाकई ये हकीकत है या इसके पीछे और कोई बात है? हकीकत क्या है बताइए। जैसे कि आपने बताया कि हिंदू और मुसलमानों का जो चोला ओढ़कर जो हमारे एमपी साहब करते हैं, उसके पीछे असल मुद्दे छुप जाते हैं। उसके पीछे असल मुद्दा ये है औरंगाबाद का जो बेसिक है, जो जनता से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बम्बई, पूना, नासिक में अगर देखा जाए कि पानी का टैक्स 2000 से 1500-1800 है। हमारे लौते औरंगाबाद, प्यारे औरंगाबाद के अंदर 4050 रुपये है और पानी 6 दिन के बाद एक बार आता है। और हमारे ये इस मुद्दे को छुपाने के लिए फ़िरका परस्ती का चोला ओढ़ दिया जाता है या उस सियासत को फ़िरका परस्ती का रंग दे दिया जाता है। उसके अलावा कचरे का जो इशू है हमारे पास, हमारी अदलिया ने 26 साल पहले बोल दिया था कि वो जगह को छोड़ दिया जाए, बल्कि खानगी ज़मीन को किस तरीके से सियासी हथकंडे से उसको हथियाया जाए, इसलिए उसको उस कब्जे को छोड़ा नहीं गया। उसके बाद भी पैसे किस तरीके से खाया जाए, कमिश्नर साहब भी, म्यूनसिपल का कमिश्नर भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि अब एक बड़ा प्लान डाला जाए। तो कारपोरेशन के जो हमारे लीडरान है, जो हमारे सिटिंग एमपी साहब है, किस तरीके से उसमें से हिस्सा निकाला जाए, उसमें छोटे छोटे प्लान लगाए जा रहे हैं। तो इन असल मुद्दों को छुपाने के लिए ये फ़िरका परस्ती की राजनीति करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा रोज़गार का मसला है। जैसे कि मैं मिसाल देना चाहता हूँ, रोज़गार औरंगाबाद से चलता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो नाकाम साबित किस तरीके से हुए है कि नवाबपुरे का जो फसाद हुआ था, वो फसाद जिस दिन हुआ उस दिन विप्रो कंपनी नाम की एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने देखा कि औरंगाबाद का माहौल ख़राब हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो कंपनी यहाँ से चली गई। औरंगाबाद से ईका मोटर्स चली गई, औरंगाबाद से आइडिया, वोडाफोन, ये सारे जो सेंटर्स चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के रोज़गार नहीं मिलेगा, बल्कि बहुजन वंचित समाज के तमाम युवा पीढ़ी का रोज़गार औरंगाबाद से ख़त्म हो रहा है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ये रोज़गार को रोकने के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं। दिन ब दिन उनके मुंह से बिल्कुल इस तरीके की आवाज़ नहीं निकलती है कि मेरे शहर में रोज़गार बढ़े। हमारे एमपी साहब नाकाम साबित हुए हैं, ये बात सामने आई है। क्या वाकई ये हकीकत है या कुछ और भी मामला है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर हमारे पास जो जितना औरंगाबाद शहर में दलित मुस्लिम आज तक खौफ में अपने लोग थे, यहाँ पर दंगों के ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से चंद्रकांत खैरे साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने सिर्फ अपने बंगले बनाए। बंगलों को जाने के लिए जो रास्ता है वो खुद नहीं बना सके, अपने घर तक जाने के रास्ते में गड़े हैं। उनके गढ़ों में रास्ता ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे पानी का मसला, कचरे मसले के अलावा लोग यहाँ पर मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं। कई बच्चों को आतंकवादी के नाम पर, देशद्रोही के नाम पर, ये बेकसूरों को इन्होंने जेलों में ठोसा है। यहाँ पर मुसलमान बाद में बेकसूर साबित हो रहे हैं। इसका रीज़न भी यही है, लोग है
ऊपर जो बैठे हैं सियासत के अंदर, जिसकी वजह से आज यहाँ पे ये सबसे बड़ी नाकामी है कि मुसलमान यहाँ पे बेरोज़गार मुसलमान दलित अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे थे। हम लोगों ने एमआईएम जब से औरंगाबाद में आई है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में सियासी शऊर आया, लोगों को एक हिम्मत मिली है। जैसे इम्तियाज़ अली साहब ने फसाद में लोगों की जो मदद की, एमआईएम ने जो मदद की, जब से शहर में एक बदलाव सा आया है तो इंशाल्लाह अब के लोग वोटर्स यही चाहता है कि ये तब्दीली आए वंचित आघाड़ी के थ्रू। हम लोग अपना खासदार यहाँ पर चुन कर लाएंगे इंशाल्लाह। एक बड़ी तब्दीली यहाँ ये देखने को मिल रही है कि एमआईएम की सूरत में लोगों को एक मुतबादिल मिला है। क्या एमआईएम वाकई मुतबादिल साबित होंगी या मामला कुछ और रहेगा, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह एमआईएम जो है तो यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगी। हमने पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि जो लोग कहते थे कि यहाँ से मुस्लिम सीट नहीं निकलती, यहाँ पर मुसलमानों को जो है तो एक दबा के रखा गया था। उनको एक गलत जो है तो उनको एक आंकड़ा बता के कि यहाँ से कभी मुसलमान एमएलए एमपी चुनकर नहीं आ सकता। ये मुसलमानों ने पिछले इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि हम अगर इत्तेहाद का मुजाहरा करें तो एक एमएलए हमारा जो है तो बहुत ही कम वोटों से रह गया था। इंशाल्लाह इस बार ऐसी तब्दीली आएंगी कि हमारा एमएलए भी होगा और हमारे शहर से 3 हमारा एमपी भी होगा और हमारे शहर से 3 एमएलए भी होंगे। ये मफरूज़ा कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर दबा कर रखा गया था और उन्हें इस गलतफहमी में मुब्तला किया गया था कि उनका उनका उम्मीदवार चुनकर नहीं आ सकता है। हकीकत क्या है? क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है या कुछ और मामला है? भाई साहब बताइए, क्या है मामला? 1990 से लगातार मुसलमान जो तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार के हक में एक तरफा वोटिंग करते आए हुए हैं और उनका असल मकसद सिर्फ एक ही था कि यहाँ से शिवसेना बीजेपी जैसी फिरका परस्त उम्मीदवार को शिकस्त दी जा सके। कि गुज़िश्ता 39 सालों से यानी 1980 के बाद मरहूम हाजी सलीम के बाद से आज तक यहाँ से कोई भी रुकन पार्लियामेंट मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब नहीं हो सका और नौजवानों की, मुस्लिम राहदान की, दलित नौजवानों की, ओबीसी की दिली ख्वाहिश है कि यहाँ से ये फिरका परस्त पार्टी का खात्मा हो और जो शिवसेना के एमपी यहाँ पर है जिन्होंने यहाँ पर कोई कारहाई नुमाया अंजाम नहीं दिया। आज एक आप मिसाल लीजिए कि औरंगाबाद 25 लाख आबादी का शहर है। देखिए, आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पे है तो कोई सेकुलर उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है कि चंद्रकांत खैरे एक करिश्माती लीडर हो, इसलिए वो बार बार चुन के आते हैं और उनकी लीड में इजाफा होता है। मैं उनकी करिश्माती लीडरशिप को नहीं मानता। मैं उनकी असल जीत को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अक्सरियती फिरके के सेकुलर लीडरान की चालबाजी को मानता हूँ कि उन्हीं के दम पे वो आज तक चुनते हुए आए हैं और इन्हें कांग्रेस को अपने अंदरून मुहासबा करने की जरूरत है कि असल पंक्चर कहाँ है। क्योंकि मेरी नज़र में कांग्रेस में दिखावे के आपको सेकुलर लीडर मिलेंगे लेकिन अंदर से वो वाकई सेकुलर है या आरएसएस बीजेपी का काम वो कांग्रेस में रह के कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस के दोहरे चेहरे को उजागर किया जा रहा है। अब एमआईएम की सूरत में एक नया मुतबादिल सामने आया है। वंचित आघाड़ी सेकुलर वोट काटने का बाज़ बनेगी या कोई तब्दीली आएगी? नहीं, देखिए, अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव से इस बारे में बात करेंगे तो कांग्रेस 70 सालों से लगभग राज कर रही है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया है हिंदुस्तान पर। और ये अगर हम जैसे जनता पार्टी वगैरह का अगर थोड़ा सा वक्फा उसमें से निकाल ले तो गांधी परिवार पर जितना एतमाद था मुसलमानों को, हज़ार फसादात हुए, हज़ारों जाने गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलपमेंट होना चाहिए था, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब जब पब्लिक को, आवाम को समझ में आ गया है कि कांग्रेस सिर्फ एक आपके जहनों का इस्तेमाल करती है, कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक बनाती है, ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित कम्युनिटीज़ को। इन 70 सालों में आप उन्हीं के कम्युनिटीज़ के पूरे आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, वहाँ पर क्लियर समझ में आएगा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक हद तक भलाई की है एक कम्युनिटी की। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या ये हकीकत है कि सेकुलर वोट पोलराइज हो जाएगा और फिर फिरका परस्त जीत जाएगी? सबसे पहले तो बात यह है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो शिवसेना की हुकूमत है और इस मरतबा ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और एनसीपी मिलकर ये महाराष्ट्र में कई मुसलमान चेहरे देश उम्मीदवार बना सकती है।
लेकिन हमने देखा टिकट के बंटवारे के बाद कि यहाँ पर ऐसे कोई मुसलमानों को उन्होंने उम्मीदवारी नहीं दी है। इससे लोगों में बहुत नाराज़गी है और मुसलमान तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है। वो चाहता है कि हमारा कोई ना कोई ऐसा मेंबर वहाँ पार्लियामेंट में हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। अभी हमारे सामने 3 उम्मीदवार है, सुभाष झामड़ और चंद्रकांत खैरे और इम्तियाज़ जलील। अभी कुछ और नाम भी इसमें आने बाकी है, लेकिन वोटर का क्या मूड है। हमारे बीच कुछ नौजवान वोटर भी है जो पहली मर्तबा वोटिंग करेंगे, वो क्या सोच रहा है इस बारे में जानेंगे। बताइए मैं क्या चाहेंगे आप, कैसा उम्मीदवार चाहेंगे? सबसे पहले तो हम एक एजुकेशन वाले बच्चे हैं, मतलब हम एजुकेशन चालू है, तो ऐसा उम्मीदवार होना जो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, मतलब जो यंग जनरेशन आने वाली है अभी, क्योंकि अभी बेरोज़गारी बढ़ रही सबसे ज़्यादा मसला, और एजुकेशन में ऐसा हो रहा कि सही एजुकेशन मिल नहीं पा रहा बच्चों को। आपको ये मौका मिल रहा है, पहली मर्तबा आप वोट करने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? आपकी पहली पसंद कौन हो सकती है? कैसा उम्मीदवार देख रहे हैं आप? क्या वो फ़िरका परस्ती का कार्ड खेलने वाला हो, या वो तरक्की की तरफ लेके जाने वाला हो, या फिर फ़िरका परस्ती के नाम पर है तो शहर को पीछे ढकेलने वाला? जाहिर सी बात है, जो तरक्की को आगे ले जाएंगे हम उसको ही वोट देंगे। फ़िरका परस्त लोगों का तो हम बहिष्कार कर देंगे। कैसा है हमारे पास जो चंद्रकांत खैरे जी है, वो पिछली 4 मरतबा से MP है, क्या आप उनको जानते हैं? आपने उन्हें कभी देखा है? वो कभी आपके इलाके में आए हैं? जी ऐसी बात है, जो हमारा कॉलेज है वो मराठवाड़ा में पहले नंबर पर है। फार्मेसी का जो कॉलेज है हमारा, मौलाना आज़ाद कॉलेज में, YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महाराष्ट्र में 3रे नंबर पे है, और बहुत खुशी की बात है कि इंडिया में 21वें नंबर पर है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये न्यूज़ अभी कुछ महीनों पहले ही मिली है, तो ख़ासदार होने के नाते उनको हमारे कॉलेज में एक बार तो भी विज़िट देना चाहिए था। तो मेरी तो हिस्ट्री में जो मेरे को 4 साल बीत गए वहाँ पर, वो अभी तक तो वहाँ पर कभी आए भी नहीं, और ये न्यूज़ सुनने के बाद भी कभी उनके ऐसी कुछ खबर नहीं मिली कि उन्होंने फ़ोन कर हमारे प्रिंसिपल को थोड़ी बधाई दी, या कुछ आकर फैसिलिटेट किया, या फिर थोड़ा बच्चों में आकर उत्साह पैदा किया कि आपको इंडिया का 21 नंबर मिला औरंगाबाद में होते हुए। तो वो बहुत बड़ी खामी है उनके अंदर। तो हमको तो अभी तक उनका ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ भी नहीं। नई जनरेशन अपने खासदार को नहीं जानती है पूरी तरह से, ये अलमिया ही कहा जाएगा, कहता है वोटर में। हमने लोगों से बात की तो ये पता चला कि खासदार के ताल्लुक़ से मौजूदा सिटिंग जो रुकने पार्लियामेंट है उनके ताल्लुक़ से नाराज़गी देखी जा रही है। क्या वाकई ये सूरत हाल है या कुछ और मामला है? कई मुद्दे भी हैं जिन पे बहस होनी है, कहता है वोटर में। अभी इतना ही, ब्रेक के बाद फिर और मुद्दों पर हम बात करेंगे। कहता है वोटर में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस शहर के क्या मसाइल है, वो कौन से तरक्याती काम थे जो नहीं हो सके, क्या चीज़ रह गई है। सेंट्रल की कुछ स्कीमें भी थी, उसके साथ ही इस शहर को फ़िरका वाराना खतूत पे बांट दिया गया। क्या वाकई फ़िरका परस्ती है या सियासत की देन है? मामला कहाँ आलूदा हुआ, बताइए जनाब। ये आलूदगी हिंदू मुस्लिम फ़िरका परस्ती की है या कुछ और मामला है? जी देखिए, पहले औरंगाबाद जिसे खजिस्ता शहर कहा जाता था, अभी खस्ता हो चुका है। उसकी यानी हम डेवलपमेंट की कब उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम सभी तरह का जब डेवलपमेंट होगा, विकास उसी वक्त होगा जब आपके पास बुनियादी सहूलतें वो पूरी तरह से फराहम हो चुके हों। यहाँ पर जब बुनियादी सहूलतें नहीं रहेगी तो हम फ्यूचर का या फिर मुस्तकबिल का डेवलपमेंट की कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पर सीधे से न रास्ते हैं, गड़े बहुत ज़्यादा है, पानी की फराहमी जैसे होने चाहिए थे 8 दिन में एक मरतबा नल प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपकी हवा देख लीजिए, इतनी आलूदा है कि यहाँ पर PM 2.5 का लेवल देख लीजिए। आलूदगी की में हर ज़मीनी आलूदगी, सौती आलूदगी इतनी बहुत ज़्यादा है कि औरंगाबाद खजिस्ता नहीं बल्कि खस्ता हालत है। और ये हवा चूँकि बहुत ज़्यादा शफाफ नहीं है, पाक नहीं है, तो फ़िरका वाराना खतूत पर बांटने का सबसे बड़ा फ़ायदा इन सियासतदानों को ये होता है कि वो जो बुनियादी सहूलतें फ़राहम करना चाहिए थी वो उससे बिल्कुल हट जाते हैं। अब ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम को तो नहीं देखती, ये किसी कास्ट को, किसी मज़हब को नहीं देखेगी। अगर यहाँ पर जहर फैल रहा है तो जाहिर सी बात है उससे मैं भी अफेक्ट होगा, उससे ब्राह्मण भी होगा, उससे दलित भी होगा, उससे मराठा भी होगा। पानी जो अब हम पी रहे हैं वो इतना आलूदा है कि हम उसको अगर यानी इंटरनेशनल लेवल पर उसको मेजर करेंगे तो वो क्लियरली समझ में आएगा कि वो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से है ही नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरह का पानी प्रोवाइड कर रहा है। आपकी ज़मीन देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है। ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि आपको सिंपली एक गरीब आदमी है तो उसको ऑटो पर डिपेंड करना पड़ता है।
तो यानी फ़िरका परस्ती एक छलावा है, जबकि फ़िरका परस्ती की आड़ में यहाँ पर यहाँ के वसाइल को है तो ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ पे है तो आलूदगी बढ़ गई है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मुतबादिल होना चाहिए, लेकिन मुतबादिल कैसा होना चाहिए, बताइए क्या मुतबादिल हो सकता है? नहीं, मुतबादिल आज हम जो देख रहे हैं, मैं भी जो युवा पीढ़ी, मैं खुद युवा हूँ, इसके हिसाब से बताना चाहता हूँ कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम पर इम्तियाज़ जलील साहब जैसा उम्मीदवार हमारे दरमियान में हम पिछले 4 साल से उनको देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुतबादिल इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में ज़रूर आएगा। इम्तियाज़ जलील ने पिछले 4 साल में ऐसा क्या किया? आप मुतबादिल के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन कोई कारनामा, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट ऐसा अभी तक तो सामने नहीं आया। बिल्कुल, जैसे कि मौजूदा हुकूमत जो महिलाओं के बारे में जो कहती है, मैं मौजूदा हुकूमत को इम्तियाज़ जलील साहब का वो एक काम याद दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने दारूबंदी के ताल्लुक़ से इतना बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसमें इंसान जानवर बनता है शराब पीने से, वो महिलाओं पर जुल्म करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये इम्तियाज़ जलील साहब का ये कारनामा नोट करना चाहिए कि दारूबंदी में काम किया जाए। इम्तियाज़ जलील साहब का सबसे बड़ा कारनामा। दूसरा, महिलाओं के लिए इम्तियाज़ जलील साहब ने जो 7 क्लासेस के जो काम शुरू किए हैं, 3 महीने में वो कोर्स करवा रहे हैं, और महिलाओं को, चाहे वंचित बहुजन समाज के नेता, ना कि मुसलमान नेता, मुस्लिम लेडी, हर लेडीज़ को वो 3 महीने का कोर्स सिखाकर मशीन गिफ्ट करते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा काम मैं उनका समझता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा, ये तो समाजी काम है, इससे अवामी नुमाइंदगी कहाँ से अदा हो रहा? इसमें जैसे कि आपने बताया कि हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि बड़े माहौल को ख़राब करने के लिए मुसलमानों को जेलों में डाल दिया जाता है। इम्तियाज़ जलील साहब ने शाहगंज के अंदर जो फसाद हुआ था, जिसमें बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा था, उन्होंने पुलिस स्टेशन, सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करके रोड पर बैठ के पुलिस वाले हजरात जो उनको बताया कि जो बेकसूर है उनको जेलों में ना डाला जाए। ऐसी कोई मिसाल हमको हिंदुस्तान में मुस्लिम नेता की तरफ से कहीं नज़र नहीं आती है। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उससे हट के जैसे कि मलकापुर के फसाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने 77 बच्चों की बेल करवाई। उमरखेड़ के फसाद के अंदर बहुजन वंचित समाज के जनता के बीच में जाकर इम्तियाज़ जलील साहब ने महसूस करवाया कि तुम्हारा नुमाइंदा जिंदा है। ये काम हम उनके जो देख रहे हैं, जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद के घर के अंदर बच्चों के लिए प्री स्कूल जो वो चला रहे हैं अपने घर के अंदर फ्री में बच्चों के लिए। ये काम हम एक मुतबादिल के तौर पर एजुकेशन और बच्चों की तालीम के हिसाब से हम देखते हैं कि मुतबादिल 4 साल में जो काम किए हैं, जैसे कि अल्तमश कॉलोनी के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है, आरिफ कॉलोनी में एक हॉस्पिटल बनाया है। लेकिन उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट से 200 बेड के हॉस्पिटल का मामला था, वो तो खटाई में पड़ा हुआ है। नहीं, वो तो खटाई में नहीं है, वो कलेक्टर साहब ज़मीन देने वाले हैं। अब वो ज़मीन देंगे तो हम उसके ऊपर आगे चर्चा भी करेंगे। जैसे कि जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का जो मामला है, वो तो सेंक्शन हो चुका है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो प्रोजेक्ट लाया है, चंद्रकांत खैरे साहब 20 साल से जो काम नहीं कर सके, 4 साल में इम्तियाज़ जलील साहब ने जो यूनिवर्सिटी, जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, वो तो काम सेंक्शन हो गया है। और जो बेड का जो हॉस्पिटल है चिल्ड्रंस एंड वुमेंस का, वो तो कलेक्टर साहब जब तक ज़मीन नहीं देंगे तो प्रोजेक्ट आगे जाएगा भी नहीं। देखिए, इस मामले में कहीं ना कहीं हुकूमत की कोताही भी उजागर हो रही है। अवामी नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, ये भी सामने आया है। हमारे पास कुछ समाजी जहदकार भी है। आप क्या तब्दीली देखना चाहते हैं, कैसा नुमाइंदा होना चाहिए? हम ऐसा नुमाइंदा देखना चाहते हैं जो यहाँ पे औरंगाबाद का सर्वांगीण विकास करे। औरंगाबाद का जो सबसे बड़ा मसला है, आम नागरिक जिससे बहुत परेशान है, वो है पानी का मसला। यहाँ शहर के अंदर पानी 5-5, 6-6 दिन में आ रहा है। जो आसपास की हमारी गुंठेवारी बस्तियाँ है, वहाँ पे पानी ना सड़क, कोई बुनियादी सुविधा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे अलबत्ता ये हो गया कि ज़मीन का पानी भी ख़त्म हो गया। दूसरा मसला औरंगाबाद का एजुकेशन का है। औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइमरी एजुकेशन है, उर्दू स्कूल काफ़ी ज़्यादा है। राइट टू एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सीटें मराठवाड़े में औरंगाबाद में ही आती है। लेकिन उससे सबसे बड़ी हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो बच्चा 10th तक ठीक है उर्दू में पढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा स्कूल है, लेकिन 10th के बाद 11-12 के लिए उसको कॉलेजेस कम है। खास करके लड़कियों का एक ही कॉलेजेस है, माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज, सारे उसी पर डिपेंड करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उम्मीदवार वैसा हो, या हमारे आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन भी और सियासतदान भी ऐसे हो जो इन मुद्दों पे, इन मसाइलों पे बात करे और सल्यूशन दे, सिर्फ वादे ना करे। सल्यूशन चाहिए, फ़िरका परस्ती का कार्ड नहीं होना चाहिए। कई बातें सामने आई, कई मुद्दे उजागर हुए। ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझिए। इसी के साथ कहता है वोटर में मैं अज़हरुद्दीन
न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।